नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आपको देखना ये है आज कि जैसा कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो उधर लिखा हुआ है क्या कि हाई स्कूल का जो अनसॉल्व पेपर है वो मैथ का मैं कराने चल रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, इस समय मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा एक पेपर था, उसी पेपर के प्रिपरेशन में मैं लगा था और इसी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। पर वो पेपर मेरा कल था, ख़त्म हो गया। अब मैं आपके सहयोग में, आपकी चिंता करते हुए मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लोगों तक पहुँचा दिया कीजिए, क्योंकि अब मैं जो अनसॉल्व आपका कराने जा रहा हूँ, मैथ का भी कराऊँगा, साइंस का भी कराऊँगा दोस्तों। बशर्ते एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण एमबी ज़्यादा हो जाता है, जो कि हर एक वीडियो में मैं लगभग बताया हूँ। तो अनसॉल्व जो है वो मैं कम से कम अगर एक वीडियो में नहीं कवर कर पा रहा हूँ तो मैं एक अनसॉल्व को 2 वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो मैं अनसॉल्व आपका कराना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। जो भी अनसॉल्व का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे जो हाई स्कूल में हैं उनके दिमाग में नहीं आता होगा कि ये तो अनसॉल्व का मतलब होता है कि क्या नाम है, कोई भी पेपर होगा या फिर ऐसे कोई बुक मिलती होगी जिसको कराया जाता है। नहीं मेरे भाई, अब तक एग्जाम में जो पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर का एक बुक आता है जो अनसॉल्व के नाम से जाना जाता है और उसी बुक के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, जिससे आपके तरीके मिल जाएंगे, आपको तरीका मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपके ब्रेन वो खुल जाएंगे। और दूसरी बात, मैं एक बुक का नाम भी बता दूंगा। देखिए वो बुक कोई और मत पर्पज नहीं मेरा बताना, क्योंकि वो बुक इतना बेनिफिट आपके लिए है कि लगभग मैं देख रहा हूँ 90-95% क्वेश्चन उसी बुक से आए। कौन से बुक हैं वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। आपको बिलीव नहीं होगा, किसी भाई का बुक लेना, अनसॉल्व लेना और मिलाना शुरू कर देना, ठीक है। तो मेरे दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं होगा तो ये राजीव प्रकाशन की अनसॉल्व की बुक है, ठीक है, इसको आप खरीद लीजिए। इसमें एक बात की कमी है क्या कि आंसर शीट नहीं दिया है। आंसर शीट उसी का दिया है जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे या जो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे उन्हीं के आंसर शीट में आंसर दिया। सभी के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं आज ये जो पेपर कराऊंगा, पेपर के साथ आपका जो रूल होगा वो भी मैं रूल भी आपको कराते चलूंगा मेरे भाई। आप अगर और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों में शेयर कर दीजिए जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनका कंपटीशन आपके साथ बढ़ जाए और आप अच्छे मार्क्स लाएं और मुझे वो खुशी मिले, ठीक है मेरे भाई। तो ये 2020 का अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप पेपर उठा लीजिएगा या क्या करिए, आप नेट पे डालिए, पेपर आपका हूबहू आ जाएगा। मैं पेपर का कोड भी बता दे रहा हूँ। ये 2020 का पहला सेट पेपर है जो 822 MW यानी 822, ये पेपर का कोड है भाई मेरे। ये पेपर का जो कोड है 822 MW, ये पेपर का कोड है मेरे भाई। इसी पेपर को आप देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा एकदम लाजवाब तरीके से, मजा आएगा आपको। बस मेरा एक ही उम्मीद है कि आपका पेपर बेहतरीन बने, 100 में 100% आए मैथ में, बस यही मैं चाहता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया, इंस्ट्रक्शन निर्देश जो देता उससे मैं पढ़ूंगा नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा पहला के 4 खंड, कितने दिए हैं खंड, इसमें दिए हैं 6 खंड दिया है, यानी का खा गा घा अंग और चा करके, ठीक है। पहले में कह रहा 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य मेरे भाई। कह रहा 1 से 15 तक, 1 से 15 तक इवन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है मेरे भाई। 1 से 15 तक इवन नंबर, देखिए 1 से 15 तक के इवन नंबर, तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे 1 से 15 तक। एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी ऑप्शनली है, आपको करने की जरूरत है, आप वहां सॉल्व करके पूरा नहीं लगाएंगे। अगर आपकी इच्छा है सॉल्व करके लगा देते तो बहुत बेहतरीन है मेरे भाई, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ऑप्शनली है। 1 से 15 तक के सम संख्याएं तक के सम संख्याएं, देखिए जो भी, चाहे वो यूपी बोर्ड के लड़के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लड़के हों, सीबीएसई बोर्ड के लड़के होंगे तो वो लैंग्वेज को मैं क्लियर करता रहूँगा, और भी किसी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड और किसी भी बोर्ड के होंगे वो लोग भी चीज़ को देखते चलिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो होते हैं वो क्वेश्चन हूबहू नहीं आता है, लेकिन लैंग्वेज तो वही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रहता है ना। देखिए सम संख्याएं क्रमशः कौन कौन होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14।
समांतर माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, देखो समांतर माध्य बराबर होता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि मैं दोनों क्लियर कराऊंगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या मेरे भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बटे कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 से हमने भाग कर दिया। अब आपको देखना क्या है, 7 यानी ये 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 8 14, 14 6 20, 4 24 और 2 26 का 6 हो जाएगा और एक आपका 2 हासिल हो जाएगा। 1 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा भैया मेरे 5 हो जाएगा और 7 से आप भाग देंगे तो ये 7 8 56 यानी ये 8 आपका आंसर हो गया समांतर माध्य का। ठीक मेरे भाई। अब कह रहा दूसरा, ये का था 1 नंबर का था, खा दूसरा भी 1 नंबर का है। कह रहा यदि tan a बराबर 4/5। मेरे भैया अगर मैं आपको बता दूं, कह रहा यदि sin a बराबर दिया है, sin a बराबर 4/5, तो tan a का मान फाइंड करना है मेरे भाई। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, अगर आपको जरा सा भी कुछ नहीं मालूम है तभी मैं अनसॉल्व कराते जाऊंगा, आप अपना उसमें राय देना कितना आपका बेनिफिट हुआ मेरे भाई। आप तक वीडियो पहुंचता तो आप उसमें अपनी बेनिफिट बताइए कि कितना आपको उससे लाभ हुआ, तो कमेंट में जरूर कर दिया कीजिए। देखिए sin a बराबर 4/5, तुरंत आप एक ट्रायंगल बनाइए। जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, यह मैं पहले से बता चुका हूं, मैं वीडियो भी बना दिया हूं, आप त्रिकोणमिति वहां से पढ़ भी सकते हैं। ठीक मेरे भाई। चलिए आपको क्या करना है कि देखिए यहां पर विशेषकर एक चीज का ध्यान रखना है, जो एंगल यहां पर देता है उस एंगल को हमेशा यहां पर रखिए, जो एंगल यहां पुकारता है वहां इसको रखिए, बाकी किसी को कहीं रखिए। अगर प्रश्न में यह नहीं कहा है कि समकोण एंगल कहां है, यानी 90 डिग्री एंगल कहां है, अगर ये बात प्रश्न में नहीं क्लियर किया है तो आप कहीं पर भी मान सकते हैं। इसको मैंने बी कर दिया, इसको मैंने सी कर दिया। साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर, मतलब ये वाला एंगल लिया गया है तो इसके जो एंगल लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो साइन ए बराबर क्या होता है मेरे भैया, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब की जगह पर यानी कि आपका परपेंडिकुलर भाई हिपोटेन्यूस, यानी लंब आपका 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया। अब ये तो बेस आपका मालूम नहीं है, तो बेस मालूम करने के लिए मेरे भाई ए बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता, कर्ण का हिपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 चौक के 16, फिर 25 में से 16 जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल मेरे भाई कितना हो गया 3। तो ये वाली भुजा हमारी कितनी, ये वाली साइड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर का हो गया भैया। अब हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, हमसे पूछ रहा है tan का वैल्यू बताओ, tan a का, तो tan a बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आधार होता है। लंब तो 4 है, आधार मालूम नहीं था तो ये 3 हो गया, यानी tan a बराबर कितना हो गया 4/3, जबकि हमने यहां पर निकाल लिया था। ठीक, तो इस तरह से आपके 2 नंबर क्लियर हो गए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा समीकरण, अगला क्वेश्चन का कह रहा समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया मेरे भाई, समीकरण दिया है और वो समीकरण क्या दिया है, 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पे एकदम पूरी तरह से खतरा वाला चिन्ह लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा क्या कि यदि 2x² - 8x + c बराबर 0 हो, क्या हो 0 हो, तो ये बताइए कि इसमें यानी c का मान क्या होगा अगर मूल समान है। तो मेरे भाई आप पहले कंपेयर कर लो कि तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से, तो यहां पर c1 कर लेना क्योंकि यहां पर आपका c पहले से दिया है। से कराने पर मेरे भाई, तो जब ये तुलना कराएंगे तो ये देखिए a की जगह पर 2 है, x² मिला तो a बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहां x से x मिला तो b बराबर कितना हो गया -8 हो गया और c1 बराबर आपका क्या हो गया c हो गया मेरे भाई। अब ये मूल समान है, क्या कहते हैं भैया, मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए एक प्रतिबंध मैंने बताया, यहां देखिए मूल समान है, इसका एक प्रतिबंध होता है। आप डायरेक्टली नहीं, बिल्कुल देखिए ये होता है b², क्या होता है b² बराबर 4ac1। यहां पर मैंने c1 इसलिए क्योंकि प्रश्न में, लेकिन आपका होता है b² बराबर 4ac, तो ac1 b का वैल्यू कितना है -8 का स्क्वायर, 4 × a माने 2 हो गया और c की जगह पर कितना हो गया c1 की जगह पर c। अब ये 8 हटाएं कितना हो जाएगा
8 आए 64 हो जाएगा और 4 दूना 8 से इससे फिर कट जाएगा तो C बराबर कितना हो गया 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक नंबर आपको मिल गया। अब 1 सेकंड के लिए रुकिए, पहले मैं इसको अच्छे से मिटा लूँ। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन है, यानी चौथा। इसमें दिया क्या है कि बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई अगर मैं कहता हूं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इसका नाम मैंने A और इसका नाम B, ये -2, 6 और इसका वैल्यू -2, 10 दिया है। अब इनको मिलाने वाली एक रेखा मिल गई। अब आपको क्या करना है कि इनके बीचों बीच एक बिंदु का वैल्यू निकालना है, यानी P। वो बिंदु ऐसा होना चाहिए जो इससे भी समान दूरी पर हो और इससे भी समान दूरी पर हो, तो उसे मैं मानता हूं x, y है। तो मेरे दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं ये फार्मूला क्या होता है इसका। देखो फिर से मैंने आपको क्लियर किया एक चीज और यहाँ पर, यानी कि जो आपका होना चाहिए फार्मूला। देखो अगर इस तरह से कोई बिंदु दिया हो और उसके मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है कि जो अंतिम दोनों बिंदुएं दियो, ये x1 ये y1 x2 ये y2, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x, y बराबर जो होता है मेरे भाई वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये आपका फार्मूला हो गया। मतलब क्या कि इनके x1 और इनके x1 को जोड़ दिया जाए और आधा कर दिया जाए। अरे दो बिंदुओं के बीच की बात कर रहा है, तो दो बिंदुओं में पदों का योग बटे पदों की संख्या है, यानी मध्य का मतलब समांतर माध्य या माध्य का है, यानी बीचों बीच की बात कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x1 की जगह पर -2, x2 की जगह पर -2 और y2, y1 की जगह पर 6 और प्लस y2 की जगह पर 10/2 हो जाएगा मेरे भाई। अब -2 ये प्लस माइनस -2/2 और ये कितना हो जाएगा 16/2। अब इसको -2 - 4 लिख दिया, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 8 जा 6 यानी 16 हो जाएगा। ये -2 हो गया -8 -2, 8, यानी ये जो आपके मध्य बिंदु यानी P का जो निर्देशांक होगा वो -2, 8 हो गया। एक आंसर और आपका हो गया क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अगले चलते हैं, वो देखिएगा कुछ इस तरह से दिया है। ये चित्र बना के दिया प्रश्न में, मैं बना नहीं रहा हूं, ये पहले से बना के दिया आपके प्रश्न में। इस तरह के भी क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट कर देना, लेकिन अब की बार के लिए ना मेरे भाई, अब की बार के लिए ये चीज़ हटा दिया है, ये चीज़ बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि आपके जो 30% यानी आपके 30% जो सिलेबस काट दिए गए हैं उसमें ये चीज़ कट गया। ठीक है, तो फिलहाल आप सीख लीजिए, ये यूपी बोर्ड का मैटर है, पता नहीं हो भी सकता है कि निकालने के लिए कह दिया हो और क्वेश्चन टपक भी सकता है। तो इसीलिए आप पूरी तरह से क्लियर रहें, सभी सिलेबस में सभी चीज़ को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मैं इस बात के लिए सेवर नहीं हूं कि वो निकाल दिया है ये कह के और नहीं आएगा, इस पर मैं गौर नहीं करता भाई। तो आप भी गौर मत कीजिएगा, आप पूरी चीज़ें पढ़ें क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त है। देखिए ये दिया कितना है 110, हाँ 110 अंश यहाँ का मान दिया है और पूछ रहा है ये वाला एंगल मेरे भाई पूछ रहा है। तो देखिए इसकी एक थ्योरी होती है, वो होता है क्या कि अगर कहीं पर भी चक्रीय चतुर्भुज बनते हों, चक्रीय चतुर्भुज अगर कहीं बनते हों तो उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है 180 अंश। नहीं आप उस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी 180 तो बनता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको कह दूं तो ये आपका क्या होता है, ये होता है कि किसी भी केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से, और ये क्या होती है हमारी स्पर्श रेखा, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा क्या होती है भैया 90 डिग्री। तो ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा और चारों को जोड़ने पर हमारा क्या बन जाता है 360 अंश, यानी चारों कोणों को जोड़ने पर 360 अंश। तो बताइए 110 अंश हो गया प्लस 90 हो गया प्लस 90 हो गया और प्लस कोण PTQ बराबर 360 आप लिख देंगे, बोलिए हाँ या ना। अब ये हो जाएगा 360 माइनस ये 90 यानी 180 और 10 190 यानी 200 कितना हो जा रहा है 9 9 18 1 19 का 9 हो जा रहा है और 1 2 290 हो गया, 0 गया और यहाँ से कितना 16 में से 9 यानी 70 और बाकी तो ये 2 में से 2 गया खत्म, 0 लिखा नहीं जाता। तो ये 70 अंश आ गए। तो इस तरह से आप लगाएं या इन दोनों का योगफल सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश करके लगाएं तो भी ठीक है, बट आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लगाते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन दिया आपका यानी एक नंबर का, बहुत ईजी मेरे भाई। 100 नंबर यानी 100 नंबर का मतलब 100% मैथ में लाना बहुत ही आसान है।
देखिए 100 नंबर लाना मैथ में बहुत ही आसान है, इसी बात नहीं है। बस आप अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि नहीं आएगा, सिर्फ दिमाग में ये रखो कि हाँ आएगा हर हालत में। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का ही है और इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए इस क्वेश्चन पे भी आप क्या कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, ये हुआ आपका बेलन। भाई मेरे आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। भैया मेरे आधार की बात अगर हम करें तो आधार तो मेरा यही है पूरा, तो ये आधार कैसा है, वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया मेरे भाई 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमसे व्यास पूछ रहा, तो डी बराबर 2r होता मेरे भाई, तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, सेंटीमीटर ही होता, ठीक है। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फिर रुकिए 1 सेकंड के लिए, मैं अच्छे से मिटा लूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा खंड चालू होता है और इसमें सभी खंड करने बहुत ईजी है, आपको करना है बहुत आसानी से। देखिए कह रहा है एक चित्र बना के क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र बना के क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर भी एक बात ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यानी वृत्त जो आपका है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन, यानी वृत्त के स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया भाई, ठीक है। तो मैं इस बात के लिए क्लियर नहीं हूं, बट मेरा काम है, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका काम है आप समझिए अच्छे से, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया है, कुछ इस तरह से दिया है क्वेश्चन और इसमें इसका सेंटर दिया है यहाँ O, ठीक है। इसका नाम दिया है A, B और इसका नाम है C और ये है D, और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु E पर। ये क्या है, A और B C D, यानी ABCD दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु E पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसका जो वैल्यू दिया है ये 4 सेंटीमीटर का दिया है मेरे भाई। जो कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यार, सही बता रहे हैं, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न कई बार पॉलिटेक्निक में भी आए हैं और जो एसएससी वगैरह की कोचिंग मतलब क्लास करते हैं या कहीं पर एग्जाम देते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वृत्त बहुत ज्योमेट्री जो उनके लिए है बहुत ही अच्छा है और ईजी भी है, लेकिन जब जानेंगे तब। देखिए इसमें रूल क्या होता है, देखिए यहां पर दो रेखाएं ऐसे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं मेरे भाई। ये हमारा मान लेते हैं ए बी है, ये हमारा सी डी है और ये हमारा बिंदु ई है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको तरीका बताऊं, इसका यहां तक और यहां से फिर यहां तक का गुणा, यानी ए गुणे ई और ई गुणे बी जो आएगा वही चीज यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का, मतलब सी ई और गुणे ई डी, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। बस यही रूल आपको अपनाना है कि मतलब पहला टुकड़ा उसी का दूसरे टुकड़े का गुणनफल बराबर दूसरे जीवा की पहले टुकड़ा और दूसरे टुकड़े के गुणनफल के बराबर होता है। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। चलिए अब यही चीज यहां पर आप लगा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ए ई और बी डी, ए यानी ए ई और ई बी का जो वैल्यू होगा, आप कहेंगे सर इनका और इनका आपस में गुणा कर दें, तो 4 दूना 8, डायरेक्ट इसका 8 सेंटीमीटर वैल्यू आंसर हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बोलिए। बिल्कुल आपके ऑप्शन में, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था इसीलिए मैं ऑप्शन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा खा में, ये भी एक ही नंबर का चल रहा है। खा में दिया क्या कि कोसेक 42 अंश बटे और सेक 48 अंश, ये भी मैं वीडियो में पढ़ाया हूं, यानी ट्राइगोनोमेट्री का जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें बहुत बाकायदे इसका रूल में बता दिया हूं, फिर से आप सीख लीजिए रूल। देखिए अगर कभी भी फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, तो उसमें से चाहे आप अंश को और चाहे हर को, यानी चाहे ऊपर वाले वैल्यू को चाहे हर वाले वैल्यू को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। और आप चेंज करें चाहे ना करें, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आया है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन को सिर्फ आपको क्लिक करना है, यानी टिक करना है। तो टिक करना है तो पहले जोड़ लीजिए, क्या दोनों एंगलों का योग 90 हो रहा है। जिन दोनों एंगलों का 90 अंश होता है और वो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में लिखे हुए हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है मेरे भाई। तो यहां पर देखो इसका प्रूफ, देखो कोसेक 90 माइनस
अब कितना आप घटा दें, 90 में से कितना आप घटाएंगे कि 42 हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जोड़ घटाना करने की जरूरत नहीं है। बस आप नीचे वाले एंगल को देखिए 48 और नीचे ऊपर आपका जो हो गया वो तो हो गया सेक, ये हो गया आपका 48। अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है मेरे भाई, तो सेक कितना हो जाएगा 48 और ये नीचे हो जाएगा सेक 48। दोनों फ्रैक्शन के जो वैल्यू थे आंसर के मिल रहे थे, फिर आप तो जानते हो करने के बाद तो एक ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको भी क्लियर कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार के लिए तो संभावना रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हमको लगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बट दिया 1 नंबर में, इसको 1 नंबर में नहीं देना था। चलिए देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, देखिए ये खतरा वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको खतरे वाले चिन्ह से बना रहा हूँ, नहीं रेड से बना रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है, ये इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है कि ये शेडेड हुआ किया गया भाग है। शेडेड मतलब होता है कलर कर दिया गया है, ठीक है, डार्क कर दिया गया है। देखिए डार्क करना है तो वो वाला भाग मैं आपको ब्लैक पेन से दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं, हाँ रेलवे में आते हैं। तो मेरे भाई आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपकी इच्छा है तो देख लीजिए, रूल पढ़ लीजिए, रूल जानना जरूरी है, चाहे वो लो क्लास का हो। और कंपटीशन में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमारे लेवल में जो हम पढ़ चुके रहते हैं वही रहते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ते नहीं तो इसलिए प्रॉब्लम रहता है। ये सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। कह रहा क्या, प्रश्न में कह रहा क्या कि चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा ये अगर 20 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र रूल मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम लाजवाब, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, सच्चाई बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले नंबर तो ये देखिए, ये आपका इस तरह से मैं आपको बताता हूं, ये इस तरह से आपका सर्किल होता है, ये आपका सेंटर होता है, व्यास को इस तरह से आप मिलाते हैं तो काट देते हैं, यानी व्यास। तो इस तरह से आपको कितने पार्ट मिलते हैं, एक वृत्त के 4 पार्ट मिलते हैं, 1 2 3 4, यानी चतुर्थ पार्ट, यानी वृत्त का जो पूरा का पूरा एरिया होना चाहिए उसका चौथा भाग ये है, यानी हर एक वैल्यू पूरे वृत्त का चौथा भाग है मेरे भाई। इतनी चीज समझ में आई। तो ये चीज जो आपका बनाया हुआ है, जो आपका ये चीज बनाया हुआ है, ये इस चतुर्थांश में बनाया है, ये इस तरह से। तो मेरे भाई आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसमें क्या रेडियस का वैल्यू दिया है, रेडियस का वैल्यू दिया। चलो इससे पहले और एक चीज सीखते हैं, वो क्या है, पहले ये बताओ इसमें वर्ग जो है, वर्ग बना है इस चतुर्थांश में कि चतुर्थांश बना है वर्ग में। एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर करना है, यही सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर आप चित्र को पहचानना जान गए कि कौन किस में बना है, तब तो आपका प्रश्न एकदम इजी, जीरो उसका वैल्यू में जीरो के बराबर नहीं दूंगा, इतना इजी हो जाएगा। पहले आप बताओ जो आपका वर्ग है वो चतुर्थांश में बना है, यानी वृत्त का जो चतुर्थांश है उसमें बना है, कि चतुर्थांश वृत्त में उसमें बना है वर्ग में। तो भैया आप यही कहेंगे कि चतुर्थांश तो मेरा यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है और ये ऐसे है, और जो हमारा वर्ग है यानी स्क्वायर जो बना है वो स्क्वायर तो इसके अंदर ही है। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हमें वृत्त के यानी चौथे पार्ट का क्षेत्रफल मालूम हो और उसमें से अगर हम ये जो हमारा वर्ग बना स्क्वायर उसके एरिया को घटा दें तो बाकी कौन बचेगा, ये शेड किया हुआ भाग ना। बहुत बेहतरीन बात। लेकिन अब आप चलिए जो आपने कह दिया तो मैं ऐसे लिखता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लिखेंगे 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। दिख रहा भैया, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए आप एक बात बताइए, पहले नंबर तो वृत्त पे चलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आर आपको मालूम है, यहाँ पर आर का मतलब यहां से यहां तक की दूरी होती है यार, क्या यहां से यहां तक की दूरी मालूम है? नहीं, ये तो सिर्फ हमें साइड दिया है, इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त और मजेदार है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो रेडियस दिया नहीं, फिर रेडियस हम निकालेंगे कैसे? तो मेरे भाई रेडियस क्या होता है कि केंद्र से परिधि तक का कोई बिंदु, अगर कोई वृत्त है उस वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को मिला दो, कहीं पर भी परिधि पर मिला दो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो मेरे भाई ये केंद्र तो आपका डी हो गया। अब इस डी से यहां तक की दूरी भी हमारी त्रिज्या, यहां तक की दूरी भी त्रिज्या और यहां तक की भी दूरी तो त्रिज्या होगी। हाँ, अब आपका दिमाग एकदम पूरी तरह से काम किया।
कि यहां से अगर हम BD की मान निकाल लें तो वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी। तो BD जो है वो वर्ग का क्या है, हाँ भैया विकर्ण है, हाँ डायगोनल है। तो विकर्ण जब है तो विकर्ण निकालने के लिए वर्ग के विकर्ण का एक शॉर्टकट फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, जो कंपटीशन भैया करते हैं एग्जाम की तैयारी। वो होता क्या है कि ए करड़ी में 2, ए मतलब उस वर्ग की भुजा, तो वर्ग की जो भुजा दी हुई है वो कितना भैया 20 है। हाँ अब मैं कहता हूं देखो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। यहां पर जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो वर्ग का क्या होगा मेरे भाई, विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है a इंटू करड़ी में 2। अभी a का मतलब 20 हो गया और करड़ी में 2, ये हमें त्रिज्या तो मालूम हो गया। अब हम करेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भैया, वृत्त का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैं मिटाने की जरूरत नहीं। 1/4 और फिर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 20 करड़ी में 2 का स्क्वायर और माइनस वर्ग का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका कितना मेरे भैया 20 है। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और 20 गुणे 20 और गुणे 2, क्योंकि जब आप 20 यानी करड़ी 20 करड़ी 2 पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो ये 20 गुणे 20, अरे आप डायरेक्ट 400 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ काम करने की बात यहाँ पर देखूंगा। यानी 20 गुणे 20 यहाँ पर भी अगर मैं आपसे कहूँ तो इच्छा आपकी कर रही है तो 20, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जब लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यानी 400 आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 2 पाई बाई 4 और -1। क्यों मेरे भैया, जब 20 गुणे 20 आपने बाहर किया तो 4 यानी 2 पाई और बटे 4, और यहां से जब कोई चीज चली जाती पूरी की पूरी तो 1 बचती है। अब यानी 4 करने 4 आप इधर कर देंगे या 2 दूना 4 कर दीजिए, यानी 400 और कितना हो जाएगा पाई बाई 2 -1। अगर आपकी इच्छा है तो इसको लिख लीजिए, दिख रहा है ना, 2 करने 2 यानी पाई -2/2 इतना कर सकते हैं। इससे काट दीजिए तो और भी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 200 दिख रहा है ना, 200 पाई -2। इसी पर आप क्षेत्रफल का मात्रक, यानी कि मात्रक में दिया तो मात्रक लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट लिखिए, मैं मिटा लूं फिर आपको बता रहा हूं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 का घा कह रहा, ये भी आपके टॉपिक से निकाल दिया मेरे भाई। पासे, अगर पासा की बात करता है यानी प्रायिकता की बात, अगर हम करें प्रायिकता की बात करें, देखिए वीडियो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। कल से मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा, सिर्फ मैं डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा। आपकी इच्छा होगी तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपकी मर्जी, मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपको भी इच्छा होगी तो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसी में लगभग हमको लगता है 7-8 मिनट ले लिए हमने। एक पासे को एक बार उछालने पर, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं क्वेश्चन लगाने का। देखिए जब आप किसी पासे को फेंकते हैं, पासे का मतलब कुछ इस तरह से होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं तो पासा जो हमारा होता है कुछ इस तरह से होता है। एक सेकंड मेरे भाई, चलिए देखिए इस तरह से होता पासा हमारा, ठीक है। और इस पर क्या होता है नंबर, अरे भाई 3 तल दिखेगा, सिर्फ आपको 3 ही तल दिख सकता है। एक बार में आपको 3 तल दिखता है, 3 तल नहीं दिखता है। नीचे भी इसी तरह का एक समतल होगा, इसी तरह का एक समतल, ऐसे आप जाएंगे ना, ऐसे आपको मिलेगा एक समतल और मिलेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए नीचे भी एक तल, ऊपर भी, साइड में फिर उधर साइड में, इधर साइड में, ठीक है। तो इस तरह से उस पर नंबर किए जाते हैं। जैसे लूडो की जो गिट्टी होती है, सेम वही बात है कि लूडो की गिट्टी में 1 होता है, 2 भी होता है, पॉइंट होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं इस तरह से, 3 भी हो सकता है, 4 भी होता, 5 होता, 6 होता। इससे ज्यादा आपके नंबर से नहीं होते मेरे भाई, ठीक। तो उसमें कह रहा क्या कि जो नंबर होते पासे में, छिद्र ना करके पासे में नंबर होता 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो कह रहा है कि अभाज्य, अगर एक पासे को एक बार उछाला जाए तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता मेरे भाई। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने से कटती हो और किसी और से नहीं, सिर्फ एक से कटती हो, स्वयं और 1 से। तो ये तो 1 तो होता नहीं है, ठीक है। ये 2 केवल अपने आप से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 नहीं, 5 भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं। तो इस तरह से आपके किया है 6 भी हमारा नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखना क्या है कि 1 2 3 यानी 3 घटनाएं जो हो गई, इसे हम कह सकते हैं पीई बराबर 3 घटनाएं। और इसमें पीएस बराबर, सॉरी पीएस नहीं होता, एनई होता है, एनएस होता है, सॉरी मेरे भाई।
P नहीं होता, NS, यानी वो अनुकूल परिस्थितियों में और कुल जो जितनी पर हमारी स्थितियां बनती हैं, तो कुल मेरी स्थितियां कितनी है, 6 घटनाएं होती हैं, जिनमें से 3 घटनाएं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता PE बराबर घटना के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल जो आपका होता है, यानी कि जो NE होता है, यानी कि जो कम से कम प्रायिकता, यानी कम से कम घटना घटने की चांसेज हो, और कुल जितनी घटनाएं होती हैं उसे हम NS, ये हमारा फार्मूला हो जाता है 3/6, 3 दूना 6, 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तुरंत मैं मिटा के आगे चलता हूँ। चलिए अब हम दूसरे यानी तीसरे में चल रहे हैं। तीसरे में भी सभी खंड करने के लिए कह रहा है, और देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने खंड करवाए उसमें सभी के सभी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि इजी तरीके से जब बताया जाएगा तो इजी रहेगा। आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रहा होगा। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो में, तो फिलहाल 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। द्विघात समीकरण x² + 2bx और -a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न में आप हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो गुणनखंड करते हैं कि दोनों का गुणनखंड बन जाए, लेकिन ये गुणनखंड नहीं बनेगा। आपको इसको हल करने के लिए आपको श्रीधरा 4 यूज करना पड़ेगा। तो श्रीधरा 4 का सूत्र क्या होता है, या सूत्र द्वारा, इसको हम सूत्र द्वारा होता क्या है, x बराबर -b ± करड़ी में b² - 4ac और बाई 2a होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ b की जगह पे जो वैल्यू है वो 2b है, तो -2b हो जाएगा ± 2b का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर, यहाँ a की जगह पर 1 है मेरे भाई। ठीक है, और c की जगह पर अगर हम आपसे कहें तो -a² - b² है। ठीक, और बटे कितना हो जाएगा 2a, a की जगह पर तो 1 है। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे -2b ± 2 दूना 4b² हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो 4a² हो जाएगा, फिर इधर करेंगे तो -4b² हो जाएगा मेरे भाई। तो ये बटे 2 सिर्फ 4b² माइनस में 4b² प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा कितना 4a²। तो ये -2b, ये कितना बचा -2b ± ये करड़ी में बचा कितना 4a²/2। अब ये -2b ± इसका वर्गमूल 2a हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो आपका 2 हो जाता है, a² का वर्गमूल 1a हो जाता है। अब यहाँ पर आपके 2 वैल्यू आ जाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ प्लस तो है और एक माइनस है, तो दोनों वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान यानी पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, हाँ धनात्मक मान लेने पर तो ये हो जाएगा कितना x बराबर -2 और +2a और बटे यानी -2b और +2a और बटे 2। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो 2 कॉमन लेने पर ये माइनस वाला टर्म हम पीछे कर देते हैं और a वाला प्लस वाला टर्म आगे, तो a-b/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a-b बचेगा। तथा ऋणात्मक मान लेने पर आप दोनों काम कीजिएगा, नहीं तो आपके जो आंसर होंगे वो गलत हो जाएंगे। ऋणात्मक मान लेने पर यानी जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो सॉल्व आपका गलत हो जाएगा, यानी x बराबर -2b -2a और बाई 2। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो -a - b/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस आप कॉमन करके a+b लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या समझना, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न जितने घात का होता है आंसर भी उतना होना चाहिए। तो 2 घात का प्रश्न था तो उसके मूल भी 2 निकल गए, एक तो निकला a-b और दूसरा निकला माइनस क्वेश्चन में a+b। तो इस तरह से ये आपके कितने नंबर के क्वेश्चन थे, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन और मैं करके यहीं पर स्टॉप करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो कल तुरंत बना दूं, और मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन बाद से ये कोशिश करूंगा साइंस की भी टॉपिक डालता रहूंगा। ठीक है, देखिए कह रहा क्या, हमें कह रहा यदि रमेश, चलिए ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता का है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक 2, -3 दिया है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु Q है जिसका वैल्यू 10, y है, तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 10 मीटर या 10 मात्रक दिया, मीटर नहीं दिया, मात्रक दिया। अब इस पर भी आप पहले नंबर तो क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट कीजिए, इस पर भी इंपॉर्टेंट कीजिए। ऐसा देता है कि या तो देखिए दोनों का फंडा एक ही हुआ, 2 बिंदु दे देगा, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये एक प्रोसेस का क्वेश्चन बनता है। दूसरा कि 2 बिंदुएं दे देगा और उसमें से किसी एक का वैल्यू या तो y दे देगा शब्द में,
y दे देगा या इसकी जगह पर x दे देगा तो इसका मान दे देगा। मतलब किसी ना किसी में से एक का वैल्यू चर देगा और इसकी डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस दे देगा और उसी का मान पूछता है कि चर राशि का। तो देखिए पहले नंबर तो आप सूत्र लिखिए, क्या सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का सूत्र d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि x2 माइनस x1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएं या छोटे में से बड़ा घटाएं और उसका वर्ग करें तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये d का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है, 10 मात्रक दिया। x1 मतलब मैंने पहले बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था तो वहाँ पर x1 x2 मैंने नोट करना बता दिया था। x1 का मतलब 2 हो गया, x2 का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -3 हो गया, y2 का वैल्यू y है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि लड़के a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ करड़ी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड बी गेट है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो 10 का 10 में स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया। 10 में से 2 जाएगा -8, 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ तो a प्लस बी का या a माइनस बी का किसी एक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ दिमाग से हटा दीजिए, अगर ये माइनस में तो इसका वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अगर अब प्लस हो जाता है तो फिर इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे 2a भी करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 3 6y, बोलिए कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए 100 और इन दोनों को जोड़ के 9 4 13 का 3, 6 और 1 7 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 इधर था, उधर से लाएंगे 100 माइनस 100 हो जाएगा। बस आप इसको क्या करिएगा, द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग फैक्टर करके फिर साथ गई इसमें से इसको घटाइएगा, जो आएगा फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आएगा y के 2 मान आएंगे, एक धनात्मक मान आएगा और एक ऋणात्मक मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे, मान लेते कुछ भी आए +3 ±3, तो यहाँ पर +-3 यानी 10 का मा +-3 हो जाएगा वाई का, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसी पर इसको रोकता हूँ क्योंकि ज़्यादा MB का होने के नाते हमको अपलोड करने में दिक्कत होता है मेरे भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि उनसे आपका कंपटीशन है तो कंपटीशन जरूर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।